Hello everyone. Welcome to the online platform of Codel IAS Academy. आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी प्रेपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। कल हमने प्रोनाउन की फर्स्ट क्लास पढ़ी थी और आज हम प्रोनाउन में आगे चलेंगे। आज हमारी प्रोनाउन की कौन सी क्लास है? आज हमारी प्रोनाउन की सेकंड क्लास है, जिसमें हम प्रोनाउन को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, हमारी कौन सी क्लास है? सेकंड क्लास है। तो प्रोनाउन को क्या करते हैं? शुरू करते हैं। चलिए, तो कल हमने इंडेफिनिट प्रोनाउन लास्ट में देख रहे थे, जिसमें मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। किसकी बात कर रहे थे हम? लास्ट क्लास में हमने इंडेफिनिट प्रोनाउन पढ़ा था। चलिए, जिसमें एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होता है सम। सम का यूज होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में। किसमें? एक मिनट, कहाँ हो गया? हाँ, सम का यूज करते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस में। ठीक है। और एक होता है एनी, इसका यूज करते हैं हम किसमें? इंटरोगेटिव या फिर नेगेटिव सेंटेंस में। जनरली किस में होता है? इंटरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस में। जैसे चलिए, कुछ छोटे से एग्जांपल लेते हैं। आई हैव, एक मिनट दूर हो गया। आई हैव सम मनी। आई हैव सम मनी। जब इसका नेगेटिव बनाऊंगा तो इसका नेगेटिव कैसे बनेगा? आई डू नॉट हैव एनी मनी। आई डू नॉट हैव एनी मनी। तो नेगेटिव में मैंने नॉट लगाया तो सम का क्या हो गया? एनी हो गया। इसके अलावा एक सिंपल नेगेटिव और बन जाता है। वो क्या बन जाएगा? वो अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बनता है। आई हैव नो मनी। आई हैव नो मनी। तो चलिए, तो देखिए दोस्तों, सेंटेंस कैसा है? अफर्मेटिव है। आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ पैसा है, तो हमने सम लगाया। नेगेटिव हो गया, आई डू नॉट हैव एनी मनी। तो नॉट लग गया, तो नॉट के साथ क्या आएगा? एनी आएगा। सम का यूज नहीं हो पाएगा यहाँ पर। और तो ये भी कैसा सेंटेंस है? नेगेटिव सेंटेंस है। कैसा है? नेगेटिव है। इसके अलावा ये सेंटेंस भी नेगेटिव है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? आप नॉट लगाओगे तो हमेशा किसके साथ लगेगा? हेल्पिंग वर्ब के साथ लगेगा। लेकिन नो का यूज करके आप नेगेटिव बनाओगे तो उसके साथ में आपको हेल्पिंग वर्ब लगाने की आवश्यकता नहीं होती है हमको। तो क्या हो जाएगा? आई हैव नो मनी। ये भी सेंटेंस क्या होगा? नेगेटिव होगा, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता नहीं है, मेन वर्ब से ही काम चल रहा है। यहाँ पे देखो, हेल्पिंग वर्ब भी लगा हुआ है, नॉट लगाए, ये हमारी मेन वर्ब आई, उसके बाद एनी आया। ये हमारा कौन हो गया? सब्जेक्ट। यहाँ पे केवल सब्जेक्ट आएगा, नॉर्मली मेन वर्ब आई और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया, उसके साथ नो लग गया। लेकिन क्या नहीं लगा? नॉट क्या नहीं लगाया? हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता नहीं पड़ती। किसके साथ में? नो के साथ में। लेकिन एनी के साथ में नॉट लगाना पड़ता है। तो सम का यूज जनरली किस में होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए करेंगे, और एनी का यूज किसके लिए करेंगे? नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस में करेंगे। जैसे एक सेंटेंस और लेते हैं। इंटरोगेटिव लेते हैं। डू यू हैव समथिंग
टू ईट, ये क्या क्वेश्चन है? आई डू नॉट हैव समथिंग टू ईट। एक सेंटेंस और लेते हैं। डज सी हैज, एक मिनट, डज सी हैव एनी बुक टू रीड। ये कैसा है दोस्तों? इंटरोगेटिव है, ऊपर वाला इंटरोगेटिव, ये नेगेटिव है। तो 3 सेंटेंस हमारे पास हैं। सबसे फर्स्ट जो सेंटेंस है वो कैसा है? इंटरोगेटिव है। सेकंड वाला कैसा है? नेगेटिव है। और थर्ड वाला भी क्या है? इंटरोगेटिव है। तो डू यू हैव समथिंग टू ईट, तो कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस कैसा है? इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव है तो सम नहीं आएगा, क्या आना चाहिए? एनी का यूज होगा। तो डू यू हैव समथिंग नहीं आएगा, क्या आएगा? डू यू हैव एनीथिंग टू ईट, तो सम का क्या हो जाएगा? एनी हो जाएगा। डू यू हैव एनीथिंग टू ईट, क्या आपके पास कुछ है खाने के लिए? तो डू यू हैव एनीथिंग। आई डू नॉट हैव समथिंग टू ईट, तो यहाँ भी क्या होगा? सेंटेंस कैसा है? नॉट लगा हुआ है, नॉट लगाए तो क्या होगा? एनी होगा। आई डोंट हैव एनीथिंग टू ईट, मेरे पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए, तो सम को किस में रिप्लेस कर देंगे? एनीथिंग में बदल जाएगा। थर्ड वाले सेंटेंस की बात करें तो डज सी हैव एनी बुक टू रीड, क्या उसके पास कोई बुक है पढ़ने के लिए? तो ये क्या लगा है यहाँ पे? एनी लगा हुआ। क्या लगा है? एनी लगा है। सेंटेंस कैसा है? इंटरोगेटिव है, तो ये क्या है? सही है। तो ये दोनों सेंटेंस गलत थे और ये वाला सेंटेंस क्या है? करेक्ट है। तो सम का यूज करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में और एनी का यूज होगा नेगेटिव सेंटेंस में। और बाकी नो बराबर होता है नॉट प्लस एनी के। नो बराबर होता है किसके? नॉट प्लस एनी के। आप नेगेटिव 2 तरीके से बना सकते हो, एक तो नॉट लगाओगे तो आपको एनी लगाना पड़ेगा, और या फिर सिंपली नो लगा के भी बनाया जाता है। जैसे आई हैव नथिंग टू ईट, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। आई हैव नथिंग टू ईट, या फिर आई डू नॉट हैव एनीथिंग टू ईट। अब ये 2 सेंटेंस हैं हमारे सामने देखते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ क्या लगा है? नथिंग लगा हुआ है। सेंटेंस कैसा है? अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह है, लेकिन है क्या? इंटरोगेटिव। कैसा? नेगेटिव। मीनिंग क्या है? नेगेटिव है। स्ट्रक्चर कैसा है? अफर्मेटिव का है। तो आई हैव नथिंग टू ईट, सेंटेंस सही है, तो ये भी नेगेटिव है। आई डू नॉट हैव एनीथिंग टू ईट, यहाँ पे मुझको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे नथिंग से काम नहीं चलेगा, किससे काम चलेगा? एनीथिंग से चलेगा, क्योंकि क्या लगा हुआ है? यहाँ पे नॉट लगा हुआ है। तो आई डू नॉट हैव एनीथिंग टू ईट, दोनों सेंटेंस क्या है? अपने आप में करेक्ट हैं। तो नो बराबर क्या होता है? नॉट प्लस एनी। नॉट लग गया तो फिर नो नहीं आएगा, एनी आएगा। और एनी का यूज नेगेटिव सेंटेंस या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। और बाकी अफर्मेटिव सेंटेंस में किसका यूज होता है? सम का यूज होता है। इसके अलावा कुछ एक्सेप्शन भी है इसमें, थोड़ा सा वो भी समझा देता हूँ आपको। अब सम का यूज आप इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी कर सकते हो, जब किसकी बात हो? रिक्वेस्ट की बात हो। जब बात किसकी हो? रिक्वेस्ट की हो। जैसे कुड यू गिव मी सम मनी, तो सेंटेंस क्या है? ये इंटरोगेटिव लग रहा है। तो कुड यू गिव मी सम मनी, लेकिन है क्या? ये रिक्वेस्ट है, क्या आप मुझे कुछ पैसा दे सकते हैं? तो कुड यू गिव मी सम मनी, तो ये भी क्या हो जाएगा? यहाँ पे
सही हो जाएगा। सम का यूज हो सकता है कब, जब बात किसकी हो, रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट है, पॉसिबिलिटी है पैसा मिलने की, तो उस सेंस में हम कर सकते हैं, रिक्वेस्ट के सेंस में कर सकते हैं, कुड यू गिव मी सम मनी, कि आप मुझे कुछ पैसा दे दोगे। तो रिक्वेस्ट है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस होने के बावजूद भी आप कर सकते हो किसका यूज, सम का यूज, किसमें, इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज हो जाएगा जब बात किसकी हो, रिक्वेस्ट की। और जोड़ देने की बात हो तो शी कैन ईट एनीथिंग। जब बात जोड़ देने की हो रही है तो अफर्मेटिव सेंटेंस होने के बावजूद भी एनीथिंग लग जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, शी कैन ईट एनीथिंग, वो कुछ भी खा लेती है, कुछ भी खा लेती है, उसको कुछ भी दे दो सब खा लेती है, तो उस सेंस में ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बात किसकी हो, जब जोड़ देने की बात हो, एम्फेसाइज की बात हो, तो आप अफर्मेटिव सेंटेंस में एनीथिंग, एनी का यूज कर सकते हो। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में जब रिक्वेस्ट की बात हो तो सम का यूज किया जाता है। बाकी नॉर्मली सम का यूज कैसा होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, और नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज होता है दोस्तों। तो ये बात थी हमारी इंडेफिनिट प्रोनाउन की। अब हम चलेंगे आगे, किसकी बात करेंगे, बात करेंगे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है, चलिए। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति होता है। तो इसमें क्या होता क्या है, तो हाँ ये क्या, दीज प्रोनाउन सो दैट द एक्शन इज रिटर्न टू द डूअर। जो एक्शन हो रही है, एक्शन को करता कौन है, डूअर, तो सब्जेक्ट के द्वारा जो एक्शन हो रही है वो लौट के किस पे आती है, उसका इम्पैक्ट उसी पे आता है। तो इसी को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। मान लो ये कोई डूअर है, इसने कोई एक्शन की, अब वो एक्शन घूम के इसी के पास आ जाए, तो क्या उसी को क्या बोलेंगे, इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति होता है। कौन होता है, जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होगा, एक ही व्यक्ति होगा। तो एक्शन किसने की, डूअर ने, लौट के किस पे आ गई, उसी पे। तो दोनों जब सेम व्यक्ति है, सेम पर्सन या थिंग है, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे शी हर्ट हर्टसेल्फ, उसने हर्ट किसको किया, अपने आप को। सब्जेक्ट कौन है, शी, ये आपकी मेन वर्ब होगी। ये कौन हो गया, ऑब्जेक्ट। और हर्ट किसके किया है, अपने आप। तो सब्जेक्ट भी यही लड़की है और ऑब्जेक्ट भी ये लड़की है, तो इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे द फार्मर किल्ड हिमसेल्फ, सब्जेक्ट कौन है, ये मेन वर्ब होगी। तो मारने का काम किसने किया, फार्मर ने, और मारा किसको, अपने आप को। तो ये कौन होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। काम किसका कर रहा है, फंक्शन किसकी तरह कर रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह फंक्शन कर रहा है। तो जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति होता है, एक ही वस्तु होती है, तो उस केस को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के केस में होता क्या है, जो सब्जेक्ट के द्वारा जो एक्शन हो रही है वो लौट के उसी के पास पहुंच जाती है, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, साइंस में भी पढ़ते हैं, एक रेज कहीं से गई और लौट के वहीं आ जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन हो गया। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन की घटना कहा जाता है। तो इसमें भी सेम थिंग होती है, डूअर के पास सब्जेक्ट ने, कोई डूअर ने कोई एक्शन की और लौट के उसी के पास आ गई, तो उसी को बोलेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, ये कुछ वर्ब हैं दोस्तों, इनके बाद क्या आता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। ये कुछ वर्ब हैं, इनके बाद क्या आएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। लेकिन कब आएगा, जब इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इनके लिए कंसेप्ट क्या है, ये जो जितनी वर्ब दिखाई दे रही है आपको, एंजॉय हो गया, एंजॉय हो गया, हर्ट हो गया, इंट्रोड्यूस हो गया, अवेल हो गया, एब्सेंट हो गया, एकस्टम हो गया, एडेप्ट हो गया। तो ये ऐसी वर्ब हैं, या तो इनके बाद क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ऑब्जेक्ट नहीं आया तो क्या लगाओगे आप, तो क्या लगाओगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। क्या आएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की कंडीशन क्या है, जब ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाओगे। तो या तो ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो क्या लगाओगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाओगे। इसके बाद ये होता है, तो देखो इसमें लिखा हुआ है, अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज आफ्टर द फॉलोइंग वर्ब्स इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट आफ्टर देम। अगर इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो हम क्या लगाएंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट आ गया तो कोई बात नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी कैसे फंक्शन कर रही है, एक ऑब्जेक्ट की तरह ही तो फंक्शन कर रही होती है। तो या तो ऑब्जेक्ट आएगा
या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगी, दोनों एक साथ नहीं आएंगे दोस्तों। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आई एम एंजॉइंग द पार्टी। एंजॉय कौन कर रहा है? सब्जेक्ट ये हो गया, ये कौन होगी? हेल्पिंग वर्ब। ये कौन हो गया? मेरी मेन वर्ब। अब क्या एंजॉय कर रहे हैं? ये पार्टी, तो पार्टी क्या हो गया दोस्तों? ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसका मतलब कौन आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट आ गया तो सेंटेंस क्या है? करेक्ट है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की आवश्यकता लगाने की यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। चलिए अब इस वाले सेंटेंस को देखिए, क्या लिख रहा है? आई एम, इसमें ये सब्जेक्ट है, ये कौन होगी? आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी, ये हमारी मेन वर्ब होगी। तो अब देखो उसके बाद क्या लगाया इसने? इन लगाया। इन क्या है? प्रेपोजिशन है। तो ये जो पार्टी है वो किसका ऑब्जेक्ट हो गया? प्रेपोजिशन का। अब वर्ब के पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे। किसके अकॉर्डिंग? आई के अकॉर्डिंग। तो क्या आएगा? माई सेल्फ आएगा। तो आई एम एंजॉइंग माई सेल्फ इन द पार्टी। तो ये भी क्या करेक्ट है। तो यहाँ पे हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की आवश्यकता लगाने की पड़ी। क्यों लगाने की पड़ी? क्योंकि वर्ब के पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं था। जो ऑब्जेक्ट आया था वो किसका आया था? इनका आया था, प्रेपोजिशन का था। लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस को देखें तो वहाँ पर एंजॉय का ऑब्जेक्ट क्या था? पार्टी था। तो ऊपर वाले में ऑब्जेक्ट आ गया तो हमें आवश्यकता नहीं है। नीचे वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं आया तो हमें लगाने की आवश्यकता पड़ गई। चलिए इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ही वॉज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास। तो देखो ये सब्जेक्ट है आपका, ये क्या है? वर्ब है, यहाँ पे मेन वर्ब है। एब्सेंट यहाँ पे क्या है? एब्सेंट यहाँ पे एडजेक्टिव है। यहाँ पे जो वॉज वर्ब है वो क्या है? वॉज है, वो आपकी मेन वर्ब है, बी फॉर्म है। उसके बाद क्या आया है? एडजेक्टिव आया है। क्या आया है? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव के बाद, ये तो वर्ब तो है नहीं, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के बाद तो कोई ऑब्जेक्ट आता नहीं है। तो यहाँ पे लभी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपने आप में सही है। ही वॉज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, वो क्लास से एब्सेंट था। तो यहाँ पे जो ये आया है क्लास, ये किसका ऑब्जेक्ट है? प्रेपोजिशन का है। किसका है? फ्रॉम का है। लेकिन ये क्या है? एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव को आवश्यकता पड़ती नहीं है, तो कोई बात नहीं, ये सेंटेंस भी क्या होगा? सही होगा। लेकिन जब इस वाले सेंटेंस को देखें तो क्या देखो, ये सब्जेक्ट है, यहाँ एब्सेंटेड है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो कौन होगा? ये मेन वर्ब होगी। यहाँ पे एब्सेंट क्या है? मेन वर्ब है। और फिर वही फ्रेम फ्रॉम, तो फ्रेम क्या है? फ्रॉम क्या है? प्रेपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट कौन हो गया? क्लास हो गया। तो मेरे भाई क्लास हो गया, तो जो एब्सेंट है ये तो वर्ब है, तो इसको क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ऑब्जेक्ट इसके पास है नहीं है, वो किसके पास चला गया? फ्रॉम के पास चला गया। तो हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट की जगह पे किसका यूज करेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। किसके अकॉर्डिंग आएगा? ही के अकॉर्डिंग आएगा। तो क्या हो जाएगा? हिम सेल्फ यहाँ पर हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो गया हमारा? ये सेंटेंस क्या होगा? करेक्ट हो गया। अब लास्ट जो सेंटेंस है उसको भी देखते हैं। शी मस्ट एकस्टम हरसेल्फ टू न्यू आइडियाज़। वो अपने आप को नए आइडियाज़ के एकस्टम, उसने अपने आप को ढाल लिया है। तो सब्जेक्ट कौन दिखाई दे रहा है यहाँ पे? ये रहा। ये कौन होगी? आपकी हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब है। एकस्टम यहाँ पे क्या है? मेन वर्ब है। तो एकस्टम और जो टू आया है बीच में, ये कौन है? प्रेपोजिशन हो गई। तो प्रेपोजिशन के पास ऑब्जेक्ट आ गया न्यू आइडिया। अब वर्ब के पास तो कोई ऑब्जेक्ट है नहीं। अब वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या आएगा फिर? या तो ऑब्जेक्ट चाहिए वर्ब को, ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या लगाओगे? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो वो कौन बनता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की तरह फंक्शन करता है। तो यहाँ भी क्या लगाना पड़ेगा? हर सेल्फ हमें लगाना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसकी अकॉर्डिंग आएगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। सब्जेक्ट में कौन है? शी है, तो शी का रिफ्लेक्सिव केस क्या बनता है? हर सेल्फ बन जाता है दोस्तों। तो हर सेल्फ, ये सेंटेंस भी क्या होगा? करेक्ट होगा। तो अगर ये वर्ब, इन वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, सेंटेंस सही होता है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो उस केस में क्या लगाओगे आप? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना पड़ेगा। या तो ऑब्जेक्ट आएगा या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगी। बस इतनी सी बात समझनी है और आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पे समाप्त होता, खत्म होता है। चलिए आगे चलते हैं। कुछ क्वेश्चन भी है हमारे पास, चलिए देख लेते हैं। माई सेल्फ एंड रामानुजम हो गया, विल टेक केयर ऑफ द फंक्शन ऑन सैटरडे। बताइए कौन से पार्ट में एरर होगी? किस पार्ट में हम एरर मार्क करें? तो जैसा कि हमने अभी समझा है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किस तरह फंक्शन करता है? एक ऑब्जेक्ट की तरह फंक्शन करता है। जब ऑब्जेक्ट की तरह फंक्शन करता है तो वो सब्जेक्ट नहीं बन पाएगा दोस्तों। क्या नहीं होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज आप सब्जेक्ट की जगह पर नहीं कर सकते। तो गलती कौन से वाले पार्ट में हो जाएगी?
वन में, आंसर कौन सा होगा हमारा, वन हो जाएगा। तो एरर कौन से में, वन में। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की आवश्यकता वहाँ पर नहीं होगी, तो वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट। तो माई सेल्फ का सब्जेक्ट की आवश्यकता है, तो सब्जेक्ट कौन बनता है, आई बनता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो आई एंड रामानुजम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई सेल्फ को हटा के क्या लगाएंगे, आई लगाएंगे, इसको हटा दिया जाएगा, ये रॉन्ग है। चलिए, ही एब्सेंटेड फ्रॉम द मीटिंग, अभी जो एग्जाम्पल किया था ऐसा ही क्वेश्चन है, तो देखो कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे ये क्या है, सब्जेक्ट है, एब्सेंटेड क्या है, मेन वर्ब है। अब जो ऑब्जेक्ट आया है मीटिंग, वो किसका है, वो तो प्रेपोजिशन का हो गया। अब जब प्रेपोजिशन का हो गया तो एब्सेंट को क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट कौन बनेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो वो जो एब्सेंट होगा, नहीं होगा, तो को एब्सेंट नहीं होगा, एब्सेंस। एब्सेंटेड हिमसेल्फ, ये यहाँ पे रिफ्लेक्सिव लगा हुआ है, एब्सेंटेड हिमसेल्फ। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, बी वाला आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करेंगे एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन भी क्या होता है, दिखने में एक जैसा होता है। एम्फेटिक भी क्या होता है, दिखने में तो एक जैसे होते हैं, लेकिन फ़र्क क्या होता है एम्फेटिक में। एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज किया जाता है किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर डालने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए। जब किसी नाउन या प्रोनाउन को एम्फेसाइज करना होता है, उस पर जोर देना होता है, तब हम एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज करते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दोनों दिखने में तो एक जैसे होते हैं, बस फ़र्क इतना होता है, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर लेता है। जब डूअर और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति होता है तो उस केस में लगाते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज कहाँ होगा, जब किसी नाउन या प्रोनाउन को हमें एम्फेसाइज करना पड़ेगा, जोर देना पड़ेगा, हाईलाइट करना होगा, तब हम एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल, आई माई सेल्फ प्रिपेयर टी फॉर देम, मैंने उनके लिए खुद चाय बनाई। तो इसका मतलब जोर देने के लिए आए, मैंने स्वयं ये चाय बनाई उनके लिए, तो जोर दे रहा है किस पर, आई पर। तो आई माई सेल्फ प्रिपेयर टी फॉर देम। अच्छा, शी ऐसे सी हर सेल्फ रोड दिस लेटर, ये लेटर उसने स्वयं लिखा था, खुद लिखा था, तो किस पर जोर दे रहा है, शी पर। द मैनेजर हिमसेल्फ अपॉइंटेड द रिक्वेस्ट, मैनेजर ने खुद अप्रूव्ड किया था किसको, रिक्वेस्ट को। तो द मैनेजर हिमसेल्फ अप्रूव्ड द रिक्वेस्ट, तो किस पर जोर दे रहा है, मैनेजर पे, एक नाउन पे। तो किस पे एम्फेसाइज कर रहा है, किसको, नाउन को। यहाँ पे किसको कर रहा है, नाउन को, यहाँ प्रोनाउन को। तो मैनेजर के अकॉर्डिंग आएगा हिमसेल्फ आया। तो ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्स कौन है, एम्फेटिक प्रोनाउन है। तो एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए, उसको एम्फेसाइज करने के लिए किया जाता है। चलिए अब बात करेंगे किसकी, रेसिप्रोकल प्रोनाउन की। कौन सी प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो दीज प्रोनाउन शो दैट द एक्शन रिटर्न टू डूअर बाय समवन एल्स। तो इसमें भी क्या होती है, जो एक्शन होती है वो डूअर के पास लौट के आती है, लेकिन वो एक्शन किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा की गई होती है। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, जो एक्शन डूअर के पास लौट के आती है, उसको करने वाला डूअर भी होता है, उसको किसने की है, सब्जेक्ट ने की होती है, जिस व्यक्ति के पास लौट के आ रही है उसी ने की है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो एक्शन उसके पास आ रही है वो किसी दूसरे व्यक्ति के थ्रू आ रही है। तो इसमें क्या होता है, ईच अदर और वन अनदर, दो तरह के होते हैं ये, ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर का यूज होता है किसके लिए, फॉर टू पर्सन्स और थिंग्स। जब दो व्यक्ति या वस्तुओं की बात की जाए तो हम क्या लगाएंगे, ईच अदर लगाएंगे, और दो से ज़्यादा व्यक्ति या वस्तुओं की बात करनी हो तो क्या लगाएंगे, वन अनदर लगाएंगे। तो किसके लिए, फॉर मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स। तो जब दो से ज़्यादा की बात हो तो क्या लगाओगे आप, वन अनदर। जैसे बोथ द ब्रदर्स, यहाँ पे गलती लगी, बोथ द ब्रदर्स लव ईच अदर, दोनों भाई एक दूसरे को प्यार करते हैं। मतलब दो लोग हैं ये और ये, दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो ये इसको फिर प्यार कर रहा है और ये इसको। तो इसके द्वारा की गई एक्शन किसके पास लौट के आ रही है, इसके पास, और इसके द्वारा की गई एक्शन किसके पास लौट के आ रही है, इसके पास। तो ये अंतर होता है, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा, ईच अदर आएगा, बिल्कुल आएगा, क्यों, जब दो की बात हो रही है तो। ऑल द स्टूडेंट हेल्प वन अदर, सारे स्टूडेंट कैसे एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो स्टूडेंट दो से ज़्यादा हैं, दो से ज़्यादा हैं तो हमने क्या लगा लेंगे यहाँ पे, वन अनदर का यूज कर लेंगे, ठीक है। वन अनदर का यूज कर लेंगे। चलिए, तो ये अंतर है। बोथ द गर्ल्स हेल्प वन अनदर, तो क्या हो जाएगा, सही होगा या गलत होगा। तो क्या हो जाएगा, गलती क्या होगी, वन अनदर क्या होगा यहाँ पे, गलत होगा। क्यों गलत होगा, लड़कियों की संख्या कितनी है, दो है, दो है तो क्या आएगा, ईच अदर लगाना होगा। क्या लगाना होगा, ईच अदर हमें लगाना होगा, वन अनदर का यूज नहीं होगा। वन अनदर का यूज कब करते हैं, जब दो की बात होती है, सॉरी वन ईच अदर का बात करते हैं जब दो की बात होती है, दो से ज़्यादा की बात होती है तब लगाते हैं वन अनदर। तो ये होता है हमारा ईच अदर और वन अनदर का यूज। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन की, जो यहाँ पे लिखा नहीं गया है, एक छूट गया है, तो यहाँ पे उसकी बात कर लेते हैं, किसकी, इंटरोगेटिव प्रोनाउन की। किसकी बात, इंटरोगेटिव प्रोनाउन की। तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन कौन होते हैं और इनका क्या यूज होता है दोस्तों। तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, उनका यूज क्या होता है, क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज किए जाते हैं। इनका यूज क्या होगा, क्वेश्चंस पूछने के लिए आएंगे, जैसे हो गया, होम हो गया, होज हो गया, विच हो गया, वॉट हो गया। तो ये हमारे क्या हो गए, इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो गए। इनका यूज हम कहाँ करते हैं, जब हमें क्वेश्चंस पूछने होते हैं तब करते हैं, ठीक है। ये कौन से केस में होता है, ये सब्जेक्टिव केस में होता है, ये होम होगा। और ये कौन से केस में होता है, ये ऑब्जेक्टिव केस में होगा, और ये पजेसिव केस में होगा। जब आवश्यकता किसकी है, पजेसिव की, तो ये आएगा। अच्छा, ये इनका यूज करते हैं किसके लिए, लिविंग के लिए, लिविंग के लिए। व्हाट का यूज, थिंग्स के लिए। किसका यूज, थिंग्स के लिए। इसका यूज ऑप्शन के लिए या सिलेक्शन के लिए, ठीक है। सब के लिए, तो ये पर्सन के लिए भी हो जाएगा और नॉन लिविंग के लिए हो जाएगा, जब बात किसकी होगी, सिलेक्शन की बात होगी। तो जैसे हु टीचेज यू मैथ्स, हु टीचेज यू मैथ्स, हु टीचेज यू मैथ्स, whom does she teach maths, whose book are you रीडिंग। ये तीन सेंटेंस हमारे पास हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए इनको देखते हैं। तो यहाँ पर ये कौन है, मेन वर्ब है। यू कौन हो गया, ऑब्जेक्ट, इसको तो पढ़ाया जाता है, ये दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं इसको, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, सब्जेक्ट, तो ये हो गया। तो हु टीचेज यू मैथ्स, कौन आपको पढ़ाता है, तो हु क्या वहाँ पे सब्जेक्ट है। अच्छा, इसमें सब्जेक्ट कौन है, इसमें ये है, टीचर कौन है, ये कौन हो गया, मेन वर्ब, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ये कौन होगी, हेल्पिंग, ये दूसरा वाला ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है, होम। तो होम डज शी टीच मैथ्स, वो किसको मैथ्स पढ़ाती है,
तो होम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, इसको तो पढ़ाया जाता है, पढ़ाने वाला कौन है, शी है। तो ऑब्जेक्ट के बारे में पूछना है तो क्या आएगा, होम आएगा। पजेसिव केस, किसकी किताब, तो पजेसिव केस किसकी किताब, आर यू रीडिंग, किसकी किताब पढ़ रहे हो, तो ये हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, ये कौन हो गया, मेन वर्ब होगी, ये हेल्पिंग वर्ब होगी, और ये ऑब्जेक्ट है, पढ़ा के जा रहा है किताबें, किताबें किसकी हैं, तो होज क्या हो गया यहाँ पे, पजेसिव हो गया। तो पजेसिव की आवश्यकता होगी तो होज लगाएंगे। इसके अलावा विच का यूज किस लिए होता है, सिलेक्शन के लिए, और थिंग्स के लिए व्हाट, इस किसी वस्तु के बारे में पूछना है क्या लगा लोगे, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, अभी तुम क्या कर रहे हो, तो व्हाट आर यू डूइंग, किसी चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं, नॉन लिविंग चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं तो क्या लगा लेंगे, व्हाट लगा ले, तो व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है, तो ये होती है हमारी इंटरोगेटिव प्रोनाउन, जिनका यूज हम किसके लिए करते हैं, क्वेश्चंस पूछने के लिए करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं आगे अपनी टॉपिक में और आगे बढ़ते हैं। चलो बात करेंगे किसकी, रिलेटिव प्रोनाउन की बात करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन प्रोनाउन, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं, अच्छा कंसेप्ट भी है। चलिए, तो ये 9 टाइप का प्रोनाउन हो जाएगा, 8 का कौन सा हो गया, इंटरोगेटिव। तो रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है, क्या होता है रिलेटिव प्रोनाउन, तो रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है दोस्तों, रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है वो एक रिलेटिव क्लॉज बनाता है, क्या करता है, रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है वो क्या करता है, रिलेटिव प्रोनाउन फॉर्म्स अ रिलेटिव क्लॉज दैट functions as an adjective clause। तो रिलेटिव क्लॉज क्या करता है, एक रिलेटिव क्लॉज बनाता है जो एक एडजेक्टिव क्लॉज की तरह वर्क करता है, एडजेक्टिव क्लॉज की तरह फंक्शन करता है। और एडजेक्टिव क्लॉज का मतलब क्या होता है, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन के द्वारा जो क्लॉज बनाया जाएगा वो किसकी विशेषता बताएगा, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा, एक एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करता है। जैसे द बॉय who is playing chess is my brother, is my brother। तो देखो दोस्तों, ये हो गया हमारा कौन, रिलेटिव प्रोनाउन, कौन हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन। अब ये वाला जो क्लॉज है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, पूरा एक क्लॉज बना दिया इसने, रिलेटिव क्लॉज बना दिया। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम क्या, रिलेटिव क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज। द बॉय इज माई ब्रदर, बॉय क्या है, मेरा भाई है, कौन सा वाला ब्रदर, जो चेस खेल रहा है, कौन सा वाला लड़का, चेस खेल रहा है। तो ये वाला जो क्लॉज है, ये जो क्लॉज बना है, रिलेटिव क्लॉज बना है, ये क्या है, किसकी विशेषता बता रहा है, लड़के की, कौन लड़का, कौन सा वाला, जो चेस खेल रहा है। तो कैसे फंक्शन कर रहा है, तो एक एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहा है। कैसे फंक्शन कर रहा है, ये एक एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहा है। तो इसी को बोलते हैं रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, एक रिलेटिव क्लॉज बनाता है, और जो क्लॉज होता है वो एक एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करता है। और प्रोनाउन आता किसके लिए, एंटीसीडेंट के लिए। तो ये हो गया प्रोनाउन, ये क्या हो गया, ये बॉय क्या हो गया, एंटीसीडेंट हो गया, एंटीसीडेंट हो गया।
तो आया किसके लिए आया है, बॉय के लिए आया, तो बॉय क्या हो गया, प्रोनाउन का एंटीसीडेंट हो गया। तो प्रोनाउन के बाद जो भी वर्ब आएगी तो वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, प्रोनाउन का कौन सा केस आएगा, तो किसके अकॉर्डिंग आएगा, अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आएगा। तो इसको कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन का कंसेप्ट। तो ये क्या करेगा, एक क्लॉज बनाएगा जिसको रिलेटिव क्लॉज बोलेंगे, और रिलेटिव क्लॉज एक एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करेगा जो अपने एंटीसीडेंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देगा, यानी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब रिलेटिव प्रोनाउन होता कौन सा है, एक होता है हु। कौन होता है, हु। और हु किसके लिए आता है, जनरली यूज्ड फॉर पर्सन्स ओनली, केवल पर्सन्स के लिए आता है, लोगों के लिए आता है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। सब्जेक्टिव केस फॉर्म क्या होती है उसकी, हु होता है जैसा जानते हैं। ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाती है, हुम हो जाती है। और होज क्या हो जाएगी उसकी, पजेसिव फॉर्म हो जाएगी। होज क्या हो जाएगी, पजेसिव फॉर्म हो जाएगी दोस्तों। एक चीज़ और मैं आपको समझा देता हूँ पहले, इससे पहले एक बेसिक और इसका समझते हैं। अच्छा तो देखो, रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है वो दो तरीके से आता है। एक सेंटेंस में किसके लिए आ सकता है, एक तो सेंटेंस के सब्जेक्ट के लिए आ सकता है। किसके लिए, सेंटेंस के सब्जेक्ट के लिए। सब्जेक्ट के लिए आएगा तो रिलेटिव क्लॉज कहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, जहाँ पर कोई दूसरी क्या आ जाएगी, दूसरी वर्ब आ जाएगी, तो वहाँ पे रिलेटिव क्लॉज क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब रिलेटिव क्लॉज में यहाँ पे क्या आएगा, आपकी रिलेटिव प्रोनाउन आएगी, कौन आएगा, आरपी। कौन सा आएगा, रिलेटिव प्रोनाउन आएगी आरपी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे एक सब्जेक्ट दे रखा है, इसके दो स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, समझना। अगर यहाँ पे कोई सब्जेक्ट दे रखा है, उसके बाद कोई वर्ब आ रखी है, क्या रखी है, वर्ब आएगी। और तो ये वाले कौन से केस में होगा, ये ऑब्जेक्टिव केस में होगा। ऑब्जेक्ट इस वाली वर्ब का ऑब्जेक्ट बन रहा होगा, कौन, ये वाला। रिलेटिव प्रोनाउन कौन बनेगा, यहाँ पे इस वाली वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रोनाउन आएगा वो कौन से केस में आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। अच्छा, दूसरा इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, जब ये सब्जेक्ट के लिए आ रहा होगा यहाँ पे, तो सब्जेक्ट होगा, ठीक है, क्लॉज शुरू होगा। क्लॉज कहाँ पे ख़त्म होगा, जब भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के लिए आएगा तो क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज कहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, जहाँ पर कोई दूसरी वर्ब आ जाती है वहीं पे ख़त्म हो जाएगा पूरा। इसको क्या बोलेंगे, रिलेटिव क्लॉज, आरसी। ये भी कौन है, हमारा रिलेटिव क्लॉज है। तो यहाँ पर अगर ये सब्जेक्टिव केस में आएगा तो इसके बाद क्या आएगी, वर्ब आएगी। इसके बाद क्या आएगी, वर्ब आएगी। वर्ब के बाद कौन हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउन है, आरपी है, वो कौन से केस में आएगा, सब्जेक्टिव केस में आएगा। तो इस वाली वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा वो कौन होगा, यही होगा, उसका एंटीसीडेंट। और ये वाली वर्ब है, इसका भी सब्जेक्ट कौन होगा, यही होगा, उसका एंटीसीडेंट। अच्छा, इस केस में इस वाली वर्ब का सब्जेक्ट कौन होगा, ये होगा जो रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट है। और इस वाली वर्ब का सब्जेक्ट कौन होगा, तो इस वाली वर्ब का सब्जेक्ट कौन होगा, इसका सब्जेक्ट इसके पास होता है। ऑब्जेक्ट कौन होगा, ऑब्जेक्ट वो बन जाएगा। तो दो केस बन जाते हैं इसमें। तो जब सब्जेक्ट के लिए आएगा रिलेटिव क्लॉज तो कहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, सब्जेक्ट से शुरू होगा, ख़त्म कहाँ पे होगा, जहाँ पे दूसरी वर्ब आ जाती है वहाँ पे ख़त्म होगा। दूसरी वर्ब एग्री करेगी सब्जेक्ट से ही, दोनों केस में। लेकिन जब ऑब्जेक्टिव केस में होगा तो रिलेटिव क्लॉज में एक अपना सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब होगी, और वर्ब को क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ऑब्जेक्ट कौन बनेगा, रिलेटिव क्लॉज बनेगा। और रिलेटिव प्रोनाउन क्या बनेगा, वहाँ पे ऑब्जेक्ट बनेगा जो किसके लिए है, इसी के लिए। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में बोलेंगे इसको। इसको कौन से केस में बोलेंगे, सब्जेक्टिव केस में। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे द बॉय हु पास द एग्जाम इज माई फ्रेंड। The man whom you helped is
माई अंकल। ठीक है, 2 सेंटेंस हमने यहाँ पे लेते हैं। चलिए अब देखो, क्लोज सेंटेंस, क्लोज कहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पे ख़त्म हो जाएगा दोस्तों, एज पे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि दूसरी वर्ब आ गई वहाँ पे। ठीक है, ये कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा, कहाँ पे ख़त्म होगा, यहाँ पे एंड हो जाएगा, यहाँ से दूसरी वर्ब स्टार्ट हो गई। अब ये सेंटेंस का ये क्या है, मैन क्या है, सब्जेक्ट है, यहाँ पे बॉय क्या है, सब्जेक्ट है। तो दोनों जगह जो क्लॉज आया है, रिलेटिव क्लॉज आया है, वो किसके लिए आया है, सेंटेंस के सब्जेक्ट के लिए आया है। किसके लिए आया है, सेंटेंस के सब्जेक्ट के लिए आया है। तो ये वाली वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, यही है। तो वो इज माई फ्रेंड, मेरा दोस्त कौन सा है, वही लड़का तो है। मेरे चाचा कौन है, अंकल कौन है, यही तो है मैन। अब देखो, अब हम जाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन में, रिलेटिव क्लॉज में। तो रिलेटिव क्लॉज में मेरे को क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, यहाँ क्या दिख रहा है, वर्ब है, मेन वर्ब है, और ये इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अब इसको किसकी ज़रूरत है, सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट कौन है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्टिव केस में क्या आएगा, हु आएगा, होम नहीं आ सकता। क्यों आएगा, क्योंकि रिलेटिव क्लॉज की वर्ब का क्या है, ये सब्जेक्ट है। कौन, लड़का, तो द बॉय हु पास द एग्ज़ाम, जिसने एग्ज़ाम पास किया है वो मेरा फ्रेंड है। अब इस वाले में देखिए, अब क्लॉज में आते हैं। तो क्लॉज में मेरे को एक सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, एक मेन वर्ब दिखाई दे रही है। अब मेन वर्ब के पास सब्जेक्ट है, इसका गैप क्या है, इसको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, वो ऑब्जेक्ट यहाँ है। ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये है। तो इस तुमने जो हेल्प की है किसकी की है, इसकी की है, मैन की। तो प्रोनाउन किसके लिए आए, मैन के लिए आए। तो मैन क्या हो गया, इसका एंटीसीडेंट हो गया। तो एंटीसीडेंट हो गया, तो यहाँ पे केस क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा। तो हु का क्या हो जाएगा, हुम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, कि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट था, क्या था, रिलेटिव जो क्लॉज है उसमें आई हुई वर्ब का क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। और रिलेटिव क्लॉज में आई हुई वर्ब का सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्टिव केस में आएगा। तो ये 2 केस बनते हैं, कब, जब सब्जेक्ट के लिए रिलेटिव क्लॉज आता है। तो इसके अलावा द गर्ल crying is Neha's daughter। नेहाश डॉटर। अब समझिए क्या होगा, द गर्ल इज क्राइंग इज नेहाश डॉटर। तो अब यहाँ पे आप बताइए, ऑप्शन आपके पास 2 ही हैं, हु आएगा या होम आएगा। 2 ऑप्शन है। हु कब आता है, जब सब्जेक्ट होगा, होम कब आएगा, जब ऑब्जेक्ट होगा। तो अब क्लॉज कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा, कहाँ पे एंड हो जाएगा, एज पे एंड हो जाएगा। तो अब देखो क्लॉज में जाओ तो ये क्या है, आपकी हेल्पिंग वर्ब है। ये कौन है, मेन वर्ब है। अब इसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्राइंग का ऑब्जेक्ट होता नहीं है, ये नॉन इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो अब इस वर्ब को क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। रो कौन रहा है, ये लड़की रो रही है। तो यहाँ पे जो प्रोनाउन आएगा कौन से केस में आएगा, सब्जेक्टिव केस में आएगा। सब्जेक्टिव केस में आएगा तो हु आएगा, हुम यहाँ पर नहीं आएगा। तो क्या होगा, यहाँ पे हु आ जाएगा। द गर्ल हु इज क्राइंग इज नेहाज डॉटर, वो नेहा की बेटी है जो रो रही है। ठीक है, द मैन यू अरे यार, laugh at is my uncle। अब बताओ इसमें क्या आएगा, आपके पास वही 2 ऑप्शन है, हु है, ऑप्शन बी है होम। तो क्या लगाना चाहोगे, सब्जेक्ट के लिए आए तो क्या होगा, यहाँ से शुरू होगा, कहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। अब देखो क्लॉज में जाओ, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये प्रेपोजिशन है,
अब प्रेपोजिशन वर्ब को सब्जेक्ट मिल गया, प्रेपोजिशन को क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, तो क्या आएगा, whom आएगा, क्या आएगा, चलो तो क्या आएगा यहाँ पे, अरे तो क्या आएगा, whom आएगा, who नहीं आ पाएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वर्ब में सब्जेक्ट रिलेटिव क्लॉज जो है, आरसी है आपका रिलेटिव क्लॉज है, उसमें एक सब्जेक्ट है, वर्ब भी आई है, और वर्ब को क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट आएगा, तो ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाएगा, होम हो जाएगा, हो नहीं आ पाएगा, द मैन होम यू लाफ एट, जिस पे तुम हंसते हो वो मेरे अंकल हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। इसके अलावा दूसरा स्ट्रक्चर होता है कि रिलेटिव क्लॉज सेंटेंस के ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट के लिए भी आ सकता है। किसके लिए आ सकता है, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट के लिए भी कोई क्या आ सकता है, रिलेटिव क्लॉज आ सकता है। तो ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट के लिए जब सेंटेंस में रिलेटिव क्लॉज आएगा तो क्या नहीं होगा, उसके बाद कोई दूसरी वर्ब नहीं आती, सेंटेंस वहीं पे एंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके भी दो केस बन जाएंगे। यहाँ पे आपका रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, अगर यहाँ पे कोई सब्जेक्ट दे रखा है, उसके बाद वर्ब दे रखी है, मान लो ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट मिल गया, ठीक है, और वर्ब आ गई, तो अब यहाँ पे जो क्लॉज है वो कौन से केस में आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, किस में आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। ये वाली वर्ब किससे एग्री करेगी, इससे एग्री करेगी, ये क्या हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका दूसरा स्ट्रक्चर क्या बनेगा, तो दूसरा ऑब्जेक्ट इसका ये बन जाएगा, एक तो बन गया सब्जेक्ट लिया है, ऑब्जेक्ट लिया आएगा, तो क्या होगा, तो रिलेटिव प्रोनाउन, उसके बाद क्या होगा, वर्ब होगी, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो यहाँ पे कौन से केस में आएगा, सब्जेक्टिव केस में आएगा। जब किसके लिए, यहाँ भी किसके लिए आ रहा है, मान लो ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट के लिए कौन आ रहा है, रिलेटिव क्लॉज आ रहा है, तो उसके बाद कोई वर्ब नहीं आती, सेंटेंस खत्म हो जाता है। तो ये सेंटेंस जो रिलेटिव क्लॉज जो है सेंटेंस में सब्जेक्ट के लिए भी आ सकता है और ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट के लिए भी आ सकता है। उसके दो केस होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस। कुछ एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे दिस इज द बॉय पास यूपीएससी, ये वही लड़का है जिसने यूपीएससी पास की है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो यहाँ पर किसके लिए आया, एक कॉम्प्लीमेंट के लिए आया, ये सेंटेंस है, सब्जेक्ट ये है, तो ये क्या कॉम्प्लीमेंट के लिए आया, दिस इज द बॉय, ये वही लड़का है, तो वही लड़का है। तो क्लॉज में जाएंगे तो क्या आएगा, हु आएगा या हुम आएगा, तो क्लॉज में जब देखेंगे तो ये क्या है, मेन वर्ब है, ये क्या दिखाई दे रहा है, ऑब्जेक्ट। वर्ब को क्या चाहिए, अब वर्ब को क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट चाहिए तो क्या आएगा, हु आएगा, हुम नहीं आ पाएगा दोस्तों, क्या आएगा, हु आएगा, हुम नहीं आएगा। इसके बाद सेंटेंस यहीं पे एंडिंग हो जाती है, कब, जब ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट के लिए आ रहा है। जैसे अब ऑब्जेक्ट हो तो आई मेट द मैन, आई मेट द मैन योर फादर टॉट, ये सेंटेंस है। तो मैं उस व्यक्ति से मिला, आई मेट द मैन, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया सेंटेंस का, सेंटेंस का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पे कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा, कहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, सेंटेंस के लास्ट में जाके। तो देखो योर फादर, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया क्लॉज में, रिलेटिव क्लॉज का सब्जेक्ट हो गया, और ये रिलेटिव क्लॉज की बात होगी। पढ़ाया किसको था, तो वर्ब को क्या चाहिए, अब सब्जेक्ट मिल गया, अब क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो प्रोनाउन आएगा कौन से केस में आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, होम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, होम हो जाएगा। आई मेट द मैन होम योर फादर टॉट, मैं उस व्यक्ति से मिला जिसको तुम्हारे पापा ने
पढ़ाया था। तो तो यहाँ पे कौन से ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, तो ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव केस में आएगा तो सब्जेक्टिव केस होता है दोस्तों। यही 4 केस होते हैं। 2 केस तब होते हैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कब, जब सेंटेंस के सब्जेक्ट के लिए आता है तो उसके बाद में भी एक वर्ब आती है क्लॉज के बाद में, और जब ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट के लिए आता है तो उसके बाद कोई वर्ब नहीं होती, सेंटेंस उसी के एंड में, क्या क्लॉज के एंड में क्या हो जाता है, लास्ट हो जाता है। इसमें भी 2 केस बनते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। चलिए, अब ये होता है हमारा कंसेप्ट। अब हम चलते हैं आगे। चलिए, हाँ, तो यहाँ चल रही तो हु का यूज, ये पर्सन्स के लिए यूज होते हैं। हु का यूज कब करोगे, जब सब्जेक्टिव केस में। हुम कब लगाओगे, ऑब्जेक्टिव केस में। जब पोजेशन की बात होगी तब हम क्या लगा लेंगे, हुज लगा लेंगे। जैसे दिस इज द बॉय हु ऑलवेज कम्स लेट, तो किसके लिए आया है यहाँ पे, दिस इज द बॉय किसके लिए आया है, कॉम्प्लीमेंट के लिए आया है। तो क्या आएगा, हु ऑलवेज, ये क्या हमारी मेन वर्ब है। मेन वर्ब को किसकी आवश्यकता है, सब्जेक्ट की आवश्यकता है, तो सब्जेक्टिव केस आएगा। सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। सेंटेंस क्या है दोस्तों, करेक्ट है। अब इस वाले में देखिए, लाल सिंह इज द फार्मर, लाल सिंह वो किसान है, डॉटर इज एन IAS ऑफिसर, तो जिनकी डॉटर, तो अब डॉटर किसकी है, फार्मर जो लाल सिंह है उनकी है, तो फार्मर की है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या अधिकार से हो गया, पोजेशंस हो गया, तो क्या आएगा, हुज आ गया। तो लाल सिंह इज द फार्मर, लाल सिंह वो किसान है, हु इज डॉटर इज एन IAS ऑफिसर, जिनकी बेटी क्या है, IAS ऑफिसर है। तो यहाँ पे किसकी आवश्यकता है, पोजेशन शो करने की बात है, तो हम कौन सा केस लगाएंगे, पॉजेसिव केस लगा देंगे। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट है। दिस इज द गर्ल होम आई टॉट, ये वही लड़की है, दिस इज द गर्ल होम मैंने पढ़ाया, तो ये कौन हो गया, सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब। अब क्या चाहिए इसको, ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट कौन आएगा, ये, क्योंकि क्लॉज कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा, कहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट के लिए आया है, एक ऑब्जेक्ट के लिए आया हुआ है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए, अगला प्रोनाउन हमारा कौन सा होता है, विच होता है। होगा किस समय लिया, ये कौन होता है, विच। विच का यूज किसके लिए करते हैं, थिंग्स के लिए कर सकते हैं और एनिमल के लिए कर सकते हैं। थिंग्स के लिए और एनिमल के लिए यूज करते हैं। जैसे दिस इज द पेन, यहाँ से क्लॉज शुरू होगा, कहाँ पे ख़त्म होगा, एंड में, लास्ट में जाके होगा। क्यों होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट के लिए आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट के लिए आ रहा है। ये कौन हो गया हमारा, सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, एक ऑब्जेक्ट हो गया, दूसरा वाला ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, तो दिया क्या, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए, पेन, तो पेन क्या है, तो ऑब्जेक्ट है। तो इसका विच का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही होता है। विच जो होता है इसका सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पॉजेसिव। तो देखो दोस्तों, इसका सब्जेक्ट क्या होगा, विच ही होगा, ऑब्जेक्ट भी क्या होगा, विच ही होगा, लेकिन इसका पॉजेसिव बनता नहीं है, तो क्या लगा लेते हैं, इसका पॉजेसिव नहीं बनता तो हुज लगाते हैं। क्या लगाते हैं, हुज लगाते हैं। तो इसका पॉजेसिव होता नहीं है तो हम क्या लगाएंगे, हुज लगाएंगे। द बुक विच यू सी ऑन द टेबल कॉस्ट मी 50 रुपीज़। तो देखो यहाँ पे किसके लिए आया, क्लॉज, सब्जेक्ट के लिए आया, तो कहाँ पे ख़त्म होगा, जहाँ पे दूसरी वर्ब आ जाएगी। दूसरी वर्ब क्या है, वहाँ पे कॉस्ट है। तो अब देखो क्लॉज को स्टडी करते हैं। ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, ऑन द टेबल ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। तो यू सी ऑन द टेबल, देखा किसको, बुक को, तो ऑब्जेक्ट है। तो यह कौन से केस में, ऑब्जेक्टिव केस में। द बुक विच यू सी ऑन द टेबल कॉस्ट मी 50 रुपीज़, मुझे कितने की पड़ी, 50 रुपये की पड़ी। तो ये सेंटेंस ये भी करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द बाइक हुज कलर इज रेड इज माइन, तो बाइक सब्जेक्ट के लिए आए तो कहाँ पे ख़त्म होगा, जहाँ पे दूसरी वर्ब आ जाएगी, तो यहाँ पे क्लॉज ख़त्म हो जाएगा। तो देखो कलर और बाइक के बीच में क्या है, संबंध है। तो संबंध है, रिलेशन है, तो कौन बताएगा, पॉजेसिव केस। तो कलर किसका, बाइक का। तो अब विच का पॉजेसिव केस बनता नहीं है, तो किसका लगाते हैं, हु का लगाते हैं, हुज ही होता है। तो द बाइक हुज कलर इज रेड इज माइन, तो बाइक जिसका कलर क्या है, वाइट है, वो क्या है, मेरी है। तो यहाँ पे क्या आएगा, हुज आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला प्रोनाउन हमारा आ जाता है कौन, बॉट। बॉट का यूज किसके लिए करते हैं, ये बॉट का यूज सिंगुलर फॉर्म में होता है और इसका कोई भी एंटीसीडेंट नहीं होता है। इसका यूज तब करेंगे
जब कोई भी एंटीसीडेंट नहीं होगा, यानी किसी भी नाउन प्रोनाउन के लिए नहीं आता। जैसे व्हाट आर यू डूइंग इज नॉट गुड, जो तुम कर रहे हो वो क्या है, अच्छा नहीं है। तो इसका कोई एंटीसीडेंट नहीं है, ये किसी के लिए नहीं आया, तो उस केस में करते हैं आई डू नॉट नो व्हाट हैपन, मुझे नहीं पता क्या हुआ है। तो इससे पहले देखो कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं होगा, लेकिन सारे प्रोनाउन के पहले क्या होता है, एक एंटीसीडेंट होता है जिसके लिए वो आए हुए होते हैं। तो इसके लिए कोई नहीं आया, ना इसके लिए कोई एंटीसीडेंट होता है। जब कोई एंटीसीडेंट नहीं होता तो क्या लगाते हैं हम, तब हम व्हाट का यूज करते हैं। अब दूसरा है दैट, दैट का यूज किसके लिए करते हैं, तो दैट इज यूज्ड फॉर पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स, यानी दैट का यूज सबके लिए कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। कुछ स्पेशल केस भी हैं जहाँ पे सिर्फ दैट का यूज होता है। तो देखो इट हैज़ नो पॉजेसिव फॉर्म, इसकी कोई पॉजेसिव फॉर्म नहीं होती, और अ प्रपोजिशन इज नेवर यूज्ड बिफोर इट, और इसके पहले किसी प्रपोजिशन का यूज नहीं कर सकते। दैट के पहले कोई सी प्रपोजिशन का यूज नहीं कर सकते, लेकिन विच के लिए हो सकता है, हु के लिए आ सकता है। दिस इज द बॉय दैट हेल्प हर, तो यहाँ पे ये सही है, ये वही लड़का है जिसने उसकी हेल्प की, तो दिस इज द बॉय दैट हेल्प हर। आई हैव लॉस्ट द बुक दैट यू गेव मी, तो मेरी किताब खो गई कौन सी, जो तुमने मुझे दी थी, दैट यू गेव मी। तो दैट किसके लिए आया, बुक के लिए आया। बुक क्या हो गया, एंटीसीडेंट, क्या हो गया, एंटीसीडेंट इसका। यहाँ पे दैट प्रोनाउन है, इसका एंटीसीडेंट कौन है, बॉय है, तो बॉय का है यहाँ पे एंटीसीडेंट है दोस्तों। आई नो द हाउस दैट ही लिव इन, मैं उस घर को जानता हूँ जिसमें वो रहता है, तो ये क्या हो गया इसका एंटीसीडेंट। तो एंटीसीडेंट कौन होता है, वो नाउन या प्रोनाउन जिसके लिए कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ रही है, और एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन जो किसी एंटीसीडेंट को फॉलो नहीं करता, जिसके लिए कोई एंटीसीडेंट नहीं आता, वो कौन है, वो है व्हाट। विच के लिए भी आएगा, हु के लिए भी आएगा, और दैट के लिए भी एंटीसीडेंट की आवश्यकता होती है। चलिए अब बात करते हैं दैट के स्पेशल केस की। दैट के कौन कौन से वो स्पेशल केस हैं जहाँ पर दैट रिप्लेस कर देता है हु को और विच को भी। तो जब आफ्टर सुपरलेटिव डिग्री या ऑर्डिनल एडजेक्टिव, ऑर्डर बताने वाले एडजेक्टिव, जैसे फर्स्ट, सेकंड, लास्ट, थर्ड, इस तरीके के एडजेक्टिव आए हैं या फिर सुपरलेटिव डिग्री है, तो उस केस में जो दैट है वो रिप्लेस कर देगा हु और विच दोनों को। जैसे दिस इज़ द बेस्ट मूवी, तो देखो ये रिलेटिव क्लोज है हमारा, यहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पे ख़त्म हो गया, ये हो गया। अब देखो एंटीसीडेंट में कौन है, मूवी है, कौन है एंटीसीडेंट में, कौन है एंटीसीडेंट में है हमारी, कौन है, मूवी है। तो दैट का एंटीसीडेंट कौन है, मूवी के लिए आया है, और मूवी से पहले क्या लगा है, सुपरलेटिव आया है। कौन सी डिग्री आई है, सुपरलेटिव डिग्री आई है, तो सुपरलेटिव डिग्री आई तो क्या आएगा, दैट ही आएगा और कोई नहीं आएगा, विच का यूज यहाँ पर नहीं कर सकते। ऐसे ही दिस इज द फर्स्ट बॉय दैट हैड सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो किसके लिए आया है ये, एंटीसीडेंट कौन है, फर्स्ट बॉय। तो बॉय से पहले क्या लगा हुआ है, फर्स्ट लगा हुआ है, तो उस केस में भी यहाँ पर हु, अगर यहाँ पे हम हु का यूज करें तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सही कौन होगा, दैट सही होगा, अपने आप में सही होगा। ही वॉज द मोस्ट फ्लुएंट स्पीकर दैट आई एवर हर्ड, तो वो बहुत ज़्यादा फ्लुएंट स्पीकर है, एकदम फ्लुएंट स्पीकर है, तो क्या लगा हुआ है, सुपरलेटिव डिग्री लगी है, तो यहाँ पर क्या होगा, दैट यूज होगा। यहाँ भी क्या नहीं हो सकता, अगर मैं होम लगाऊं तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या आएगा, दैट आएगा। तो दैट कब आएगा, जब सुपरलेटिव डिग्री लगी हो या फिर ऑर्डिनल एडजेक्टिव हो, ऑर्डिनल नंबर्स हो, तो वहाँ क्या लगाओगे आप, दैट का यूज करोगे। उस केस में किसका यूज करोगे, दैट का यूज करोगे। चलिए अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या है जहाँ पे आप दैट लगाया था, दूसरी कंडीशन क्या है, आफ्टर वर्ड्स, जैसे कि ऑल लगा हो, सेम लगा हो एंटीसीडेंट के पहले, एनी हो, नन हो, ओनली हो, ठीक है, फ्यू हो, लिटिल है, मच है, तो इस तरीके के वर्ड्स लगे हुए हैं, तब भी हम किसका यूज करेंगे, सिर्फ दैट का यूज करोगे, ना हु की जगह भी और विच की जगह भी। जैसे
यू आर द ओनली स्टूडेंट दैट हेल्प मी। तो यहाँ पर ये सेंटेंस सही है। अगर कोई हु यहाँ पर करे तो वो क्या होगा, गलत हो जाएगा। हु का यूज कोई करेगा तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ओनली लगा हुआ है। द मैन इज़ द ओनली एनिमल दैट कैन टॉक। तो यहाँ पर एनिमल के लिए कोई विच लगाना चाहे तो नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि क्या लगा है उससे पहले, ओनली यहाँ पर लगा हुआ है। तो विच भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये सेंटेंस क्या अपने आप में सही है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकती जो चीज़ है वो सोना नहीं होती। तो क्या लगाए, ऑल लगाए, तो यहाँ पे दैट ही आएगा। विच का यूज नहीं हो सकता, ठीक है, नहीं हो सकता। इसके अलावा आफ्टर इंटरोगेटिव प्रोनाउन और इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद भी क्या आता है, दैट का यूज होता है। जैसे व्हाट इज इट दैट ट्रबल्स यू सो मच। क्या चीज़ है जो तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो यहाँ भी क्या आएगा, दैट आएगा। क्या आएगा, दैट आएगा, क्योंकि क्या इंटरोगेटिव प्रोनाउन लगा हुआ है। व्हाट इज इट, वो क्या चीज़ है जो तुम्हें परेशान करती है। तो क्या आएगा, दैट आएगा। हु सॉ हर, हु दैट सॉ हर डिड नॉट पिटी हर। जिसने भी उसको देखा उससे पिटी नहीं आई, दया नहीं फील नहीं हुई। तो यहाँ पे क्या इंटरोगेटिव प्रोनाउन है तो क्या आएगा, दैट ही आएगा। देयर इज नो बडी दैट कैन हेल्प हर। तो वहाँ पे कोई नहीं था, नो बडी। तो नो बडी क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इंडेफिनिट प्रोनाउन है तो कौन आएगा, दैट आएगा यहाँ भी। चलिए, हु का यूज नहीं कर सकते क्योंकि इंडेफिनिट प्रोनाउन है, या इंटरोगेटिव प्रोनाउन या इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तब भी हम क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। इसके अलावा एक केस और बनता है किसका, दैट का, फोर्थ वाला। मान लो कि दो एंटीसीडेंट आए हैं, किसी रिलेटिव प्रोनाउन के लिए दो एंटीसीडेंट आए हैं। उनमें से एक तो क्या है, कोई पर्सन है, और दूसरा क्या है, कोई एनिमल है या थिंग्स है। तो एक कोई व्यक्ति है और दूसरा क्या है, कोई एनिमल है या थिंग है। तो हम जानते हैं पर्सन के लिए तो हु लगाते हैं, और एनिमल और थिंग के लिए विच लगा सकते हैं। तो उस केस में पर्सन भी आएगा और कोई वस्तु भी आ गई, तो ना तो हु से काम चलेगा ना विच से काम चलेगा। लेकिन सबके लिए हम क्या लगा सकते हैं, दैट लगा सकते हैं। तो इसलिए कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम क्या लगाएंगे, दैट का यूज करेंगे। जैसे आई हैव अ ब्रदर एंड अ डॉग दैट लव मी। तो मेरे पास एक भाई और एक कुत्ता है जो मुझे प्यार करता है। तो ये जो आया है तो इसका एंटीसीडेंट कौन है, तो इसके दो एंटीसीडेंट हैं, एक ब्रदर और एक डॉग। तो इसलिए इसमें क्या आएगा, दैट आएगा। यहाँ पे ना हु लगा सकते ना विच लगा सकते हैं दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है, आई हेट ऑल द फ्रेंड्स एंड थिंग्स दैट रिमाइंड मी ऑफ दैट सिटी। मुझे उन सारे दोस्तों से और थिंग्स से नफरत है जो मुझे उस शहर की याद दिलाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसके दो एंटीसीडेंट आए हैं, एक कौन है, थिंग है, और दूसरा क्या है, फ्रेंड है। तो इस केस में भी क्या आएगा, दैट का यूज ही होगा, हु या विच का यूज नहीं कर सकते। तो ये दैट के कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं। तो ये होता है आपका दैट। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा रिलेटिव प्रोनाउन का कंसेप्ट। चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, द पर्सन विच वॉज रिकमेंडेड फॉर द पोजिशन डिड नॉट फुलफिल प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन। बताएं क्या होगा। चलिए तो देखो, पर्सन के लिए क्या लगा हुआ है, रिलेटिव प्रोनाउन लगा है। रिलेटिव प्रोनाउन लगा हुआ है। कहाँ तक है रिलेटिव क्लॉज, कहाँ तक होगा, यहाँ से लेकर रिकमेंडेड फॉर द पोजीशन तक होगा। कहाँ तक, यहाँ पे दूसरी वर्ब आ गई तो यहाँ पे रिलेटिव क्लॉज खत्म हो जाएगा, क्योंकि किसके लिए आए, सब्जेक्ट के लिए आए। सब्जेक्ट के लिए आए तो कहाँ पे एंड हो जाता है, जहाँ पे दूसरी वर्ब आ जाती है। अब देखो इसमें कौन से केस में, सब्जेक्टिव केस में वॉज रिकमेंडेड। तो अब विच कैसे आ जाएगा, एंटीसीडेंट कौन है इसका, तो इसका एंटीसीडेंट है पर्सन। पर्सन क्या है, व्यक्ति है, तो व्यक्ति के लिए कि विच आ सकता है, बिल्कुल नहीं आ सकता। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हु आएगा। द पर्सन हु वॉज रिकमेंडेड फॉर द पोजिशन डिड नॉट फुलफिल द प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशंस। तो विच की जगह क्या आएगा, हु का यूज होगा दोस्तों, क्योंकि पर्सन उसका एंटीसीडेंट है और पर्सन के लिए हम विच का यूज नहीं कर सकते। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यू शुड इन्फॉर्म योर सुपीरियर्स अबाउट ऑल दोज इवेंट्स हु आर डायरेक्टली रिलेटेड टू योर वर्क।
तो देखो हमें यहाँ पे हमें रिलेटिव प्रोनाउन नज़र आ रहा है हु। अब हु का एंटीसीडेंट कौन है? तो हु का एंटीसीडेंट कौन है? इवेंट्स हैं। तो इवेंट्स क्या हो गया? एंटीसीडेंट हो गया। तो इवेंट कैसी है? इवेंट तो कोई नॉन लिविंग चीज़ है, और नॉन लिविंग चीज़ के लिए हु का यूज हम नहीं कर सकते। तो आंसर कौन सा हो गया? हु यहाँ पे गलत है। तो क्या लगा लेंगे? तो हम यहाँ पे क्या लगा लेंगे? दैट लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे? दैट लगा लेंगे। ऑल दोज इवेंट्स दैट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू योर वर्क। तो हु को रिप्लेस कर देंगे किससे? दैट से रिप्लेस कर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वुमन केम इन विद अ बेबी whom she said had just swallowed a safety pin। तो क्लॉज कहाँ से शुरू होगा हमारा? यहाँ से। अब क्लॉज सेंटेंस कहाँ पे, क्लॉज कहाँ पे खत्म होगा? यहाँ पे सेंटेंस खत्म होगा। क्यों होगा? क्योंकि किसके लिए आया है? ऑब्जेक्ट के लिए आया है। किसके लिए आया है? ऑब्जेक्ट के लिए आया है। इसमें थोड़ा सा एक स्पेशल केस है, वो आपको मैं समझा देता हूँ। चलिए इसमें स्पेशल क्या है? देखिए द बॉय who is singing a song is my friend। ठीक है। अब ये सेंटेंस देखो, क्लॉज कहाँ से शुरू हो रहा? यहाँ से। कहाँ पे एंड हो जाएगा? यहाँ पे। तो अब इस क्लॉज में हमको क्या दिखाई दे रहा है? एक ही वर्ब दिखाई दे रही है, जो कौन है? ये। हाँ चलिए, तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी मेन वर्ब है, ये इसका कौन हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा? सब्जेक्टिव केस आएगा। बिल्कुल आएगा। तो ये सेंटेंस क्या है? सेंटेंस करेक्ट है। तो इसमें क्या है? एक ही वर्ब आ रही है। लेकिन कभी कभी आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि रिलेटिव क्लॉज में आपको दो वर्ब दिखाई देंगी, दो सब्जेक्ट और दो वर्ब दिखाई दे सकती हैं। तो उस केस में कैसे आइडेंटिफाई करें कि केस कौन सा आएगा? सब्जेक्टिव आएगा या ऑब्जेक्टिव आएगा? तो यहाँ तो हमने बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई कर लिया कि वर्ब के पास ऑब्जेक्ट है, क्या नहीं है? सब्जेक्ट नहीं है। तो सब्जेक्ट कौन है इसका? ये है। तो यहाँ पे जो प्रोनाउन आएगा वो कौन से केस में आएगा? सब्जेक्टिव केस में आएगा। मान लो ऑब्जेक्टिव केस होता तो आसानी से पहचान वहाँ भी कर लेते। द बॉय यू हैव बीटन इज राम्स ब्रदर। तो देखो यहाँ भी क्लॉज कहाँ से कहाँ पे ख़त्म होगा? यहाँ से शुरू होगा, कहाँ ख़त्म हो जाएगा? यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो अब देखो क्लॉज में जब देखोगे तो सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अब किसको किसकी आवश्यकता है? ऑब्जेक्ट की नीड है। वर्ब के पास क्या नहीं है? ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऑब्जेक्ट कौन बनेगा? ये बन जाएगा। तो व्यक्ति के लिए इसका एंटीसीडेंट कौन है? बॉय है। तो बॉय के लिए हु आता है, हु का ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? होम बन जाएगा। आया तो इसी के लिए। किसके लिए आया है? इसी के लिए आया है। तो यहाँ पे होम हो गया। बड़ी आसानी से हमने आइडेंटिफाई कर लिया। लेकिन कभी कभी आपको एग्जामिनर फंसाने की कोशिश करेगा, तो वो आपको रिलेटिव क्लॉज में आपको दो वर्ब दिखाई देंगी, तब वहाँ पे कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा। कैसे होगा? जैसे ये सेंटेंस लिखते हैं, दिस इज द गर्ल I think can solve this question। अब देखो, ठीक है, अब इसको एनालाइज करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं इसका। देखिए कहाँ पे ख़त्म होगा? बिल्कुल सेंटेंस के लास्ट में। क्यों ख़त्म होगा? तो ये हमारा कौन हो गया? रिलेटिव क्लॉज हो गया। सेंटेंस के एंड में ख़त्म हो गया, क्योंकि किसके लिए आ रहा है? एक ऑब्जेक्ट के लिए आ रहा है, एक कॉम्प्लीमेंट के केस में आ रहा है। तो देखो हमें ये हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रही है, ये मेन वर्ब दिखाई दे रही है, और ये क्या दिखाई दे रहा है? इसका ऑब्जेक्ट।
अब एक वर्ब और दिखाई दे रही है, एक सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है और दूसरी वर्ब दिखाई दे रही है। तो इस केस में क्या होता है कि रिलेटिव क्लॉज में आपको दो वर्ब दिखाई दे रही है, एक थिंक हो गई और एक कैन सॉल्व हो गई, और पहली वाली वर्ब के पास सब्जेक्ट भी है। तो होता क्या है इसमें, पहली वाली वर्ब को इस पहली वाली वर्ब आइडेंटिफाई करने में बिल्कुल काम नहीं आएगी, इस वर्ब से हमारा कोई लेना देना नहीं है। दिस इज द गर्ल आई थिंक, मुझे लगता है, कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो हमें किसको देखना है, दूसरी वाली वर्ब के अकॉर्डिंग केस लगाना है। तो दूसरी वाली वर्ब के पास ऑब्जेक्ट है, किसकी आवश्यकता है, उसका सब्जेक्ट गायब है। तो यहाँ पे क्या आएगा, कौन सा केस आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, हु आएगा दोस्तों, हुम नहीं आएगा। तो दिस इज द गर्ल हु आई थिंक कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो पहली वाली वर्ब के अकॉर्डिंग नहीं देखेंगे, सब्जेक्टिव आएगा ऑब्जेक्टिव आएगा, उसको हम मान लेंगे कि वहाँ पे वो है ही नहीं है। तो किसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, दूसरी वाली वर्ब के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है, ये बात याद रखनी है। द मैन आई नो pass the exam a is a doctor। द मैन जिसे मैं जानता हूँ हैज पास द एग्जाम, एग्जाम पास किया है, वो क्या है, एक डॉक्टर है। अब इसको देखो, यहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, इस पे ख़त्म हो जाएगा। तो अब क्लॉज है किसके लिए आए, यहाँ पे सब्जेक्ट के लिए आए, सेंटेंस में सब्जेक्ट के लिए आए, तो कहाँ पे एंड होगा, जहाँ पे दूसरी वर्ब आ जाएगी यहाँ पे एंड हो जाएगा। अब देखो इसमें आई नो, इसके बाद क्या है, सब्जेक्ट है हैज, उसके बाद मेन वर्ब है, और उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट इज आ डॉक्टर। वो क्या है, एक डॉक्टर है। कौन, ये इस वाली वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, वो तो मैं नहीं होगा, कौन होगा, मैं नहीं होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, मान लो कि ये है ही नहीं है। तो द मैन आई नो, मैं जानता हूँ कि उसने एग्ज़ाम पास किया है, वो क्या है, डॉक्टर है। तो किसके अकॉर्डिंग, इस वाली वर्ब के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि यहाँ पे केस कौन सा आएगा। तो वर्ब को क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, हु आएगा, होम नहीं आएगा। द मैन हु आई नो, मैं जानता हूँ, हैज पास द एग्जाम इज अ डॉक्टर, इसने एग्जाम पास किया, वो क्या है, एक डॉक्टर है। तो जब एक से ज़्यादा वर्ब आ रही है आपको क्लॉज में, सिंपली आपको ध्यान देखना है, पहले वाली जो वर्ब है उसको आपको नहीं देखना है, किसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, दूसरी वाली वर्ब के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। तो अब चलते हैं लौट के क्वेश्चन पे, कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए, तो अब ये वही क्वेश्चन है। तो अब बेबी शी सेड, उसने बताया था कि हैड जस्ट स्वैलोड अ सेफ्टी पिन, उसने क्या कर लिया, सेफ्टी पिन स्वेलो कर ली है। तो जो इस वाली वर्ब को हम अनदेखा इग्नोर करेंगे, इस वाली की वर्ब की तरफ हमें बिल्कुल ध्यान नहीं देना, अवॉइड करना है। तो ये वाली वर्ब है हमारी, कौन है, हेल्पिंग वर्ब, और ये मेन वर्ब, और ऑब्जेक्ट क्या है उसका, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो अब ये जो ऑब्जेक्ट है, जो वर्ब हो गई हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। अब वर्ब को किसकी आवश्यकता है, एक सब्जेक्ट की आवश्यकता है। तो सब्जेक्ट कौन बनेगा, सब्जेक्ट कौन बनेगा, एंटीसीडेंट इसका। तो यहाँ पे प्रोनाउन कौन से केस में आएगी, सब्जेक्टिव केस में आएगी। तो हु का क्या हो जाएगा दोस्तों, हु हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हु। तो अ वुमन केम इन विद अ बेबी हु सी सेड, उसने बताया कि हैड जस्ट स्वैलोड अ सेफ्टी पिन। तो हुम की जगह क्या आएगा, हु आएगा। तो हुम को रिप्लेस करना होगा किससे, हु से रिप्लेस करेंगे, और आंसर कौन सा मार्क करेंगे, थर्ड वाला हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए 4 वाला क्वेश्चन देखते हैं। द कैंडिडेट हैज अपील्ड फॉर डोनेशन फॉर यंगर वोटर्स हु विल बी यूज्ड टू डिफरे कैंपेन एक्सपेंसेस। तो देखिए यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, हमें रिलेटिव प्रोनाउन दिख रहा है। अब इसमें थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, विल बी यूज, जिसका यूज किया जाएगा डिफरे कैंपेन्स एक्सपेंसेस उठाने के लिए यूज किया जाएगा। तो किसका, वोटर्स का या पे डोनेशंस का। तो यूज क्या होगा, डोनेशन यूज होगा, जो एक्सपेंसेस उठाने के लिए किसका यूज होगा, डोनेशन का होगा। डोनेशन का होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, हु नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, तो विच लगा लेंगे, दैट लगा लेंगे। बट गलती क्या है, हु का यूज नहीं हो सकता दोस्तों, किसका यूज नहीं होगा, हु का यूज नहीं होगा।
हु का यूज तब होता वोटर्स के लिए आता, लेकिन वोटर्स के पास जरूर आया है, लेकिन उसका यूज वोटर्स के लिए नहीं हो रहा है। सेंस के अकॉर्डिंग उसका यूज किसके लिए हो रहा है? हाँ, किसके लिए हो रहा है? डोनेशंस के लिए, सॉरी, किसके लिए हो जा रहा है? कैंडिडेट के लिए नहीं। तो इसका एंटीसीडेंट कौन है? तो यहाँ पे जो प्रोनाउन आई है उसका एंटीसीडेंट कौन है? डोनेशन। कौन है? डोनेशंस। तो डोनेशन है तो क्या आएगा? हु नहीं आएगा, विच आएगा। ठीक है, तो डोनेशंस के लिए आया है। डोनेशंस तो नॉन लिविंग चीज़ है, तो नॉन लिविंग चीज़ है तो क्या लगाएंगे? विच का यूज यहाँ पर हम करेंगे। चलिए, कहाँ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, द क्लर्क होम स्पोक रूडली टू द कस्टमर स्टडी हैज बीन सस्पेंडेड। तो देखो किसके लिए आ रहा है? क्लॉज सब्जेक्ट के लिए आ रहा है। कहाँ से शुरू होगा? यहाँ से शुरू होगा। कहाँ पर एंड हो जाएगा? जहाँ पर दूसरी वर्ब आएगी यहाँ पर एंड हो जाएगा। ठीक है भाई सब, ठीक है। तो स्पोक मेन वर्ब, रूडली किसके साथ? कस्टमर्स के लिए। तो ये जो वर्ब आई है इसको क्या चाहिए? अब सब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए? सब्जेक्ट। तो कौन से केस में आएगा? सब्जेक्टिव केस में आएगा, ना कि ऑब्जेक्टिव में। तो क्या लगाओगे? होम की जगह हु लगाओगे। द क्लर्क हु स्पोक रूडली टू द कस्टमर्स यस्टरडे हैज बीन सस्पेंडेड। उसको सस्पेंड कर दिया गया है। तो होम की जगह क्या आएगा? हु आएगा, क्योंकि स्पोक का सब्जेक्ट बनेगा, ना कि ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ये हो जाएगा। ऑन अकाउंट ऑफ इट्स न्यू इन्वेस्टमेंट रूल्स मोर कंपनीज आर प्लानिंग टू ओपन इट्स बिजनेस इन चाइना। बताइए इसमें क्या एरर हो जाएगी? क्या एरर सेंटेंस में होगी? एरर फाइंड करने की कोशिश करिए, बताएं, आप बताएं। तो ऑन अकाउंट ऑफ इट्स न्यू इन्वेस्टमेंट रूल्स, ठीक है, मोर कंपनीज आर प्लानिंग टू ओपन इट्स बिजनेस। तो देखिए इट्स किसके लिए आया है? ये वाला प्रोनाउन आया किसके लिए? इसका एंटीसीडेंट कौन है? तो इसका एंटीसीडेंट कौन है? कंपनीज। प्लान कौन कर रही है? कंपनीज प्लान कर रही हैं। और कंपनीज का नंबर कैसा है? प्लूरल है। तो यहाँ पे क्या आएगा? इट की जगह क्या आएगा? देयर आएगा। तो क्या हो जाएगा? देयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देयर होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? 4 वाला। कंपनी बहुत सारी हैं, तो कंपनी का नंबर कैसा है? प्लूरल है। तो दे क्या हो जाएगा? दे होगा। दे का पॉजेसिव क्या बनेगा? देयर हो जाएगा। तो इट को रिप्लेस कर देंगे किससे? दे से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ही इज द मैन हु आई नो हैज हेल्प माई सन इन फाइनल एग्जामिनेशन। तो बताएं क्या होगा? दिस इज द मैन, ये वही व्यक्ति है, ठीक है। आई नो जैसे मैं जानता हूँ, हैज तो इसका तो कोई लेना देना है नहीं है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई क्लॉज में। ये कौन हो गई? मेन वर्ब हो गई। ये कौन हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो अब वर्ब को क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्ट कौन है? हु। यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो इसका मतलब क्या है? सेंटेंस क्या है? अपने आप में करेक्ट है, कोई भी गलती नहीं है। दिस इज द मैन हु आई नो हैज हेल्प माई सन इन द फाइनल एग्जामिनेशन। तो सेंटेंस क्या है? करेक्ट है। हु का यूज होगा वहाँ पे, होम नहीं होगा। अगला क्वेश्चन बताइए। आउट ऑफ द 6 कंपनीज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द प्रोजेक्ट 5 हैव ऑलरेडी मेड इट्स प्रेजेंटेशन। तो उनमें से 5 ने ऑलरेडी अपनी प्रेजेंटेशन तैयार कर ली है दोस्तों। तो यहाँ भी देखो क्या क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? इट्स किसके लिए आया है? इट्स का एंटीसीडेंट कौन है? कंपनीज। कंपनी किसी 6 में से 5 ने तैयार कर लिए, तो 5 में 5। तो 5 कंपनीज का नंबर क्या होगा? प्लूरल होगा। प्लूरल होगा तो क्या होगा? दे आएगा। दे का पॉजेसिव क्या होता है? देयर आया। तो यहाँ भी क्या आएगा? देयर का यूज होगा। आंसर कौन सा मार्क करेंगे? 4 वाला आंसर मार्क करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, चलो देखते हैं। सीनियर सिटीजन्स प्रेफर बैंक्स विच ब्रांचेस आर लोकेटेड नियर देयर होम्स। तो जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं वो ऐसी ब्रांच प्रेफर करते हैं जिनकी जो ब्रांच है उनके घर के पास में होगी, क्योंकि उनको चलने में दिक्कत होती है, तो उनको ऐसी ब्रांच चाहिए ताकि वो सर्विस उनके घर के पास मिल जाए उनको। तो अब बताओ, विच यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है। अब सब्जेक्टिव केस की आवश्यकता है, ऑब्जेक्टिव केस की आवश्यकता है, किसकी आवश्यकता है? तो यहाँ पर ब्रांच किसकी है? बैंक की। ब्रांच किसकी है? बैंक की। तो पजेशन से हो रहा है, तो क्या आएगा? पजेसिव केस आएगा। तो गलती किसमें? इसमें। अब बिच का पजेसिव तो बनता नहीं है, तो क्या हो जाएगा? होज लगा लेंगे। क्या लगाएंगे? होज लगा लेंगे। तो सीनियर सिटीजन्स प्रेफर बैंक्स
हुज ब्रांचेस आर लोकेटेड नियर देयर होम्स, जो उनके घर के पास में। तो विच को रिप्लेस कर देंगे किससे, हुज से। तो यहाँ पे क्या आएगा, हुज आएगा, और आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, सेकंड वाला। लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, क्या है, द बॉय whom you thought, जिसको तुमने सोचा था, was an angel turn out to be a rook। तो बताएं क्लॉज कहाँ से शुरू होगा, यहाँ तक शुरू होगा, कहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। ये दूसरी वर्ब आ गई। अब देखो ये वर्ब दिखाई दे रही है, वॉच एन एंजल। तो इस वाली वर्ब को क्या चाहिए, इस वाली वर्ब को चाहिए सब्जेक्ट। इसका तो कोई लेना देना होता ही नहीं है, इसको तो इग्नोर करेंगे। यू थॉट वॉच, तो ये दो वर्ब आई थी, तो पहली वाली को इग्नोर करेंगे, अवॉइड करेंगे। दूसरी वाली वर्ब के अकॉर्डिंग हम ढूंढेंगे सब्जेक्ट आएगा या ऑब्जेक्ट आएगा। तो वर्ब को क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्ट चाहिए तो क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा। तो हुम नहीं आएगा, क्या आना चाहिए, हु आएगा। क्या आएगा, हु। द बॉय हु यू थॉट वॉज एन एंजल टर्न आउट टू बी अ रूक। तो कौन सा आंसर हो गया हमारा, फर्स्ट वाले क्वेश्चन, फर्स्ट वाले पार्ट में हम आंसर मार्क करेंगे इस सेंटेंस का। तो ये थी हमारी प्रोनाउन। तो प्रोनाउन में बस इतना ही, कुछ क्वेश्चंस भी किए हमने, सारे कंसेप्ट जान लिए। आई होप आपको प्रोनाउन समझ में आई होगी। तो आपको प्रोनाउन समझ में आ गए होंगे, सारे टाइप प्रोनाउन के इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे आपसे एक नए टॉपिक के साथ में।